ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला फंक्शन का ही क्वेश्चन होता है नॉर्मली। तो ये क्वेश्चन है आपका पार्किंग लॉट, क्लास का नाम आपका पार्किंग लॉट है। तो हम लोग नॉर्मल पार्किंग देखते ही हैं, हजरतगंज की, अमीनाबाद की, कहीं के भी पार्किंग जहाँ पे स्कूटी या गाड़ी वगैरह खड़ी करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। हमने बताया था प्रोग्रामिंग आपका जनरल लाइफ से ही ली जाती है ज्यादातर। अब इसमें इंस्टेंस वेरिएबल में INT VNO है, बाइक नंबर है, उसके बाद आर्स है, कितनी देर के लिए पार्किंग में खड़ी करना चाहते हो वो स्टोर करेंगे, नंबर ऑफ आर्स, और फिर बिल, बिल नाम का वेरिएबल है कि कितना आपका बिल निकलेगा जितनी देर आपने खड़ा किया है गाड़ी को। फिर इनपुट फंक्शन में वॉइड इनपुट, ये इसमें आपको इनपुट करना होगा, तो आप अपने आप गेस लगा लो क्या क्या इनपुट करना है। बिल तो इनपुट करना ही दोगे क्योंकि बिल तो कैलकुलेट होके आएगा ना, यानी बाइक नंबर इनपुट कर सकते हो और नंबर ऑफ आर्स इनपुट कर सकते हो। उसके और लिखा भी होता है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, यहाँ पे मेन लिखा होता है कि क्या इनपुट करना है। यहाँ पे लिखा है आपका स्टोर, सॉरी यहाँ पे टू इनपुट एंड स्टोर बाइक नंबर एंड आर्स। उसके बाद कैलकुलेट में आपका ये कैलकुलेशन का दे दिया गया, अभी देख लेंगे हम लोग क्या है, और डिस्प्ले में आपको प्रिंट करा देना है। और इस वाले क्वेश्चन में वर्ड में बनाना होता है, सारे फंक्शंस को कॉल करना होता है, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये जो है थोड़ा डार्क कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक, वैसे कई बार बताई जा चुकी है ये बात, लेकिन फिर भी जो है ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये फंक्शन वाले प्रोग्राम में कुछ करना नहीं होता है, जैसा दिया है बस वैसे उतारते चले जाइए, जब तक कैलकुलेशन ना आ जाए तो कोई खास दिक्कत नहीं होती करने में, आराम से आपका यहाँ पे हो जाता है। हाँ, तो सबसे पहले आपका इंपोर्ट वाली लाइन आपने दे दिया, फिर क्लास का नाम आपका पार्किंग लॉट हो गया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। फिर आपके जो भी वेरिएबल जिस सीक्वेंस में डिक्लेयर हैं, आप भले ही आप उसमें देख रहे हो कि INT है तो एक लाइन में ही लिखा जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा मत कीजिएगा, आप सबका अलग अलग जैसे पेपर में गिवन है वैसे उतार दीजिए। अब जैसे ये INT में बाइक नंबर भी है और आर्स भी है, तो हम चाहते कॉमा लगा के लिख सकते थे, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो, आप तो पेपर में जैसा दिया है वैसे ही आप कर दोगे तो वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा, ठीक है। कॉपी के पैसे हम लोगों ने दिए होते हैं। फिर उसके बाद बिल हो गया, ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए आपने। फिर ये पब्लिक ऑप्शनल है, लेकिन लगा देते हो तो फंक्शन प्रोग्रामिंग में ही बेचारा लगाया जाता है, तो इसलिए लगा देना चाहिए। तो पब्लिक वॉइड इनपुट, और पब्लिक ही लगाना, प्राइवेट प्रोटेक्टेड भी होता है, उसको धोखे से ना लगा देना। तो ये वॉइड इनपुट हो गया। अब इनपुट जहां कहीं करना होता है वहां पे स्कैनर वाली लाइन होती है, तो इसे इस स्कैनर वाली लाइन यहाँ पे लिख दी। और क्या क्या इनपुट करना है, तो हमने कहा था जितनी भी चीजें इनपुट करनी है सबका मैसेज अलग होना चाहिए और इनपुट स्टेटमेंट भी अलग होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सबसे पहले मैसेज दिया आपने एंटर व्हीकल नंबर, और उसके बाद इसका इनपुट स्टेटमेंट VNO इज इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे ये हम लोग SC लेते हैं, यहाँ पे KB ले लिया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो KB डॉट नेक्स्ट INT या SC डॉट नेक्स्ट INT। उसके बाद दूसरा है आपका एंटर नंबर ऑफ आर्स, तो यहाँ आर्स इज इक्वल टू, अच्छा वेरिएबल का नाम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जो भी पेपर में गिवन है वही लिखना है आपको। तो KB इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन या सॉरी नेक्स्ट INT। तो ये दोनों चीजें हमारी स्टोर हो गई। और जो बिल है वेरिएबल, ये बिल वाला, ये तो आपका रिजल्ट वेरिएबल, तो इसको यहाँ पे स्टोर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि आप इनपुट का काम खत्म हो गया तो कर्ली ब्रैकेट बंद भी करना है, तो ये क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट आपने। उसके बाद दूसरा फंक्शन आपका चालू हो गया। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में कहा गया है, यहां देख पा रहे होंगे, टू कंप्यूट पार्किंग चार्जेस एट द रेट ऑफ ₹3 रुपीज फॉर फर्स्ट आवर। 1 घंटे के लिए अगर आप खड़ी करते हो तो 3 रुपए लिया जाएगा, और पार्ट देयर ऑफ, यानी कि आप आधा घंटा अगर आप खड़ी करते हो तब भी उसको 1 घंटा ही माना जाएगा, तो पार्ट देयर ऑफ हो गया। या 20 मिनट खड़ी करते हो तब भी उसका 1 घंटे का ही चार्ज आपका 3 रुपए पड़ेगा। एंड 1.50 यानी 1.5 रुपए फॉर ईच एडिशनल आवर्स और पार्ट ऑफ आवर्स, यानी कि अब आप जो है इसके अलावा 3 रुपए के अलावा 1 घंटे का 3 रुपए हो गया, या 1 घंटे से कम का 3 रुपए हो गया, उसके अलावा जितना भी आप खड़े, तो यहाँ पे आपका एडिशनल पहले घंटे के बाद जो भी होगा वो आपका 1.5 रुपए पड़ेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं इसकी फटाफट। तो ये इफ एल्स का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर 1 घंटे का आपने रखा है तो मतलब चाहे 20 मिनट आपने खड़ी की हो, लेकिन उसको माना 1 घंटा जाएगा, इसलिए इक्वल टू 1 से ही मैच कर लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका कैलकुलेट हो गया 3 रुपए के हिसाब से। और अगर इसके बाद से है तो 1 घंटे पहले वाले 1 घंटे का तो आपका 3 रुपए के हिसाब से पड़ेगा, और उसके बाद के जितने भी आपके घंटे होंगे उसका 1.5 रुपए के हिसाब से पड़ेगा। तो आपका यहाँ क्या किया गया, आर्स -1 कर दिया गया है। 1 ये क्या है, ये पहला वाला घंटा जो है आपका ये माइनस कर दिया गया, ये 3 रुपए डायरेक्ट लिख दिया गया ना पहले घंटे के लिए, तो ये पहले वाला आर्स जो है माइनस कर दिया गया। और फिर अब जितना भी निकला, मान लीजिए अब आप ऐसे समझ लीजिए, आपने मान लीजिए 5 घंटे अपनी बाइक वहां पर खड़ी की है, तो 5 घंटे में पहला आर्स जो है वो तो 3 रुपए के हिसाब से पड़ेगा, तो ये तो 3 रुपए फिक्स हो गया। और उसके बाद बचे कितने, 4 घंटे बचे। तो 4 घंटे कैसे निकालेंगे, 5 - 1, तो यहाँ कितना बचेगा 4। तो 4 घंटे में हर घंटे का 1 रुपए 50 पैसे के हिसाब से आपका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। तो उसके बाद वर्ड डिस्प्ले में, हाँ यहाँ पे लिखा है टू डिस्प्ले द डिटेल। डिटेल का मतलब है जितने भी ग्लोबल वेरिएबल हैं सब प्रिंट कराने, बाइक नंबर, आर्स और बिल। यहाँ पे आपका ये तीनों चीजें प्रिंट करा दी गई। आप स्पेशली याद रखिएगा, फंक्शन वाले प्रोग्राम में जितने भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं डिस्प्ले में सारे वेरिएबल प्रिंट होते हैं। उसमें ये नहीं कि खाली बिल आपने प्रिंट कर दिया, बाइक नंबर भी प्रिंट हुआ है, बिल भी प्रिंट हुआ है और नंबर ऑफ आवर्स भी प्रिंट हुआ है। फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर मेन बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पार्किंग लॉट, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम यहाँ पे जैसे स्मॉल में इन्होंने दे दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ओबीजे ही लीजिए, ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पार्किंग लॉट, और उसके बाद ओबीजे डॉट इनपुट, ओबीजे डॉट कैलकुलेट, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, बस आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे स्टार, फिर स्टार हैश, फिर स्टार हैश स्टार, स्टार हैश स्टार हैश, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो, और दूसरा ये आपका किसका है, ये जनरेट द पैटर्न, अच्छा ये आपका उसका है बेटा, टू सेपरेट प्रोग्राम। हाँ यहाँ पे उसका इसका मतलब नहीं, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया, राइट टू सेपरेट प्रोग्राम्स टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग इटरेशन। यानी ये 2 प्रोग्राम आपको बनाने। तो आप इसका आंसर लिखते समय क्या करोगे, आप लिखोगे 5 का ए, आंसर 5 का ए, और उसके बाद इसका प्रोग्राम बनाओगे, और फिर उसके बाद लिखोगे आंसर 5 का बी, और उसके बाद ये वाला प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आपको अभी तुरंत एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। यहाँ पे ये वाली चीज आपको याद होगी जो स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था कि जब स्पेशल कैरेक्टर का कोई पैटर्न अगर आ जाता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए आपका स्टार, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको याद होगा पैटर्न में हमेशा ये बताया गया है कि आई जे के लूप लगते हैं आपके ये वाली डिजाइन के लिए, ये वाली डिजाइन के लिए आई जे वाले लूप लगते हैं, ठीक है ना। तो आई वाला नंबर ऑफ लाइंस के लिए होता है और जे वाला नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है। या दूसरी जे की डेफिनेशन अगर समझे तो जे वाला लूप किस लिए होता है आपका, कि जे वाला लूप आपको बताता है कि एक बार जे वाला लूप कंप्लीट चला, इसका मतलब एक लाइन ही आपकी कंप्लीट प्रिंट होगी, ये नहीं कि आप पूरा पैटर्न एक बार में प्रिंट हो जाएगा। तो अगर अब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4, अगर आई वाले लूप की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर जे वाला लूप सिर्फ स्टार हैश कंप्लीट चलने पर इतना हिस्सा आपका प्रिंट करेगा। तो इसका मतलब प्रिंटिंग कौन कर रहा है, जे वाला लूप कर रहा है। तो हम लोग जे की ही वैल्यू जरा चेक कर लेते हैं। नॉर्मली जे की वैल्यू क्या चलती है, 1 2 3 4 5, ये वाली जे की वैल्यू चलती है। तो इस चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे लंबी वाली लाइन के लिए, रो के लिए। देखो यहाँ पे 1 पे स्टार है और 3 पे स्टार है और आपका 5 पे, यानी ऑड पोजीशन पे आपका स्टार है और इवन पोजीशन पे आपका हैश का साइन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जे वाले लूप में प्रिंट कराते समय चेक कर लेना है कि अगर आपका जो है जे आपका ऑड है तो आपका स्टार साइन प्रिंट हो जाए इफ में, और अगर आपका जे इवन है तो एल्स में जाकर हैश प्रिंट हो जाए, बस इतना ही करना है। बाकी ये डिजाइन आपकी स्टार वाले पैटर्न की जो डिजाइन आपको बेसिक पढ़ाई गई थी वही है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर इनका सेम है तो ठीक है वही समझा देते हैं, वरना हम इसका नया बना देते हैं आपको। अभी देखिए सेपरेट प्रोग्राम आपका लिख दिया गया है। तो यहाँ पे क्या किया गया है,
अच्छा यहाँ पे बच्चों ये जैसे स्कैनर वगैरह लिखा है, तो स्कैनर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इंपोर्ट वाली लाइन की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ इनपुट करना ही नहीं है, हमें सीधे प्रिंटिंग करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इन्होंने नंबर ऑफ लाइंस इनपुट करा ली हैं इस क्वेश्चन में, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, जो पैटर्न था एग्जैक्टली आप वही प्रिंट करा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ लाइंस 5 हैं, तो ये n में आपका 5 होगा, आप ध्यान रखिएगा n में आपका 5 होगा, तो ये 5 है सपोज दैट। अब आप जरा देखिए पैटर्न, जब स्पेशल पैटर्न होता है तो हम लोग कैसे ये रो कॉलम निकालते हैं। तो हमने बताया था कि ये जे वाला लूप पहले चलाना चाहिए, तो जे वाला लूप क्योंकि एक लाइन एक बार में जे वाला लूप प्रिंट करता है, तो जे वाला लूप पहले चलाने के लिए जे की हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग निकाल लेनी चाहिए, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग में देखो अगर पहली लाइन प्रिंट करे तो जे वाला लूप कितनी बार चलेगा, एक ही स्टार तो प्रिंट करना है, तो यानी एक बार चलेगा। तो एक बार चलने के लिए क्या हो सकता है, 1 से 1 एक बार चलेगा। दूसरी वाली लाइन में 2 बार चलेगा, तो 1 से 2 चल सकता है जे वाला लूप। तीसरी वाली लाइन में 3 बार चलेगा, तो 1 से 3 चल सकता है, फिर 1 से 4 चल सकता है, फिर 1 से 5। अच्छा इसका हम उल्टा करना चाहते तो उल्टा भी कर सकते थे, 1 से 1, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, ये हमारी मर्जी। अब आपको बताया गया था कि स्टार्टिंग एंडिंग जे की आपने निकाल ली है, तो अब स्टार्टिंग में देखिए क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, फिक्स वैल्यू दिखाई पड़ रही। तो जब फिक्स वैल्यू दिखाई पड़ती है तो वही उठा के रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो j इक्वल टू 1 रख दिया गया, स्टार्टिंग वैल्यू j की 1 रख दी गई। उसके बाद एंडिंग वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 दिखाई पड़ रही है, तो ये 1 2 3 4 5 हमारा i से मिल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस के लिए i वाला लूप होता है। तो अगर यहाँ 5 लाइंस हैं तो आपका लूप जो है 1 से 5 या 5 से 1 चलाया जा सकता है, लेकिन हमें हेल्प किससे मिल रही, 1 से 5 चलाने पर, इसलिए हम i वाला लूप 1 से 5 चलाएंगे। तो एंडिंग में हमने क्या रख दिया, i रख दिया, और i का लूप 1 से 5 का मतलब n तक चला दिया। अब 1 से 5 क्या माना जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और प्लस प्लस है, क्योंकि 1 से 5 तक जाएगा तो 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। क्लास में आपको ये सारी डिटेल बताई गई, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं आपको पूछ लेना है तो आप प्लीज इंटरप्ट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा, तो मैं धीमे भी पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद नीचे वाला देखें, नीचे वाला कैसा चल रहा है। तो नीचे वाला जो आपने स्टार्टिंग एंडिंग ये किसकी निकाली है, जे की निकाली है। तो इसको देखिए क्या है सीक्वेंस, तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर है 1 से 5 तक, तो ये 1 से 5 तक में असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए यहाँ पे भी आपका लेस देन इक्वल टू और प्लस प्लस लगा हुआ है। उसके अंदर फिर हमने लॉजिक क्या बनाया था, जे की वैल्यू चेक करा लो कि जे की वैल्यू अगर ऑड है तो आपका स्टार प्रिंट हो जाए, अगर इवन है तो हैश प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे ये गलत लिखा है, इसको मैं सही कर देता हूं, ये 2 होगा, j mod 2 इज इक्वल टू 1। कोई बच्चा बताए j mod 2 इज इक्वल टू 1, ये क्या चेक किया जा रहा है, इवन या ऑड? सर ऑड। हाँ बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है, वेरी गुड। तो ये ऑड चेक किया जा रहा है। अब जैसे j की वैल्यू क्या है, 1 है, अच्छा तो ये अगर ऑड है तो क्या हो जाए, स्टार वाला प्रिंट हो जाए, और नहीं तो एल्स में जाकर हैश वाला प्रिंट हो जाए। तो आपको दिखाई पड़ रहा है, एक बार मैं चला के दिखा दे रहा हूँ, ये लास्ट वाली लाइन के लिए मैं चला रहा हूँ। अच्छा कोई बच्चा बताया कि लास्ट वाली लाइन के लिए अगर मैं सिर्फ प्रिंट करके दिखाना चाहता हूँ कि ये सही प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 5 सर 5। हाँ तो आई की वैल्यू मान लीजिए आपका प्लस प्लस होके आई 5 हो गया, तो 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गए आप, और जे के पास क्या हो गया, 1 हो गया, और आई के पास 5 है, ये 1 से 5 तक लूप चलेगा। अब देखो ये लास्ट वाली लाइन खाली प्रिंट करा के हम दिखा रहे हैं, ये 1 5 से छोटा है, नीचे आ गया, 1 2 से डिवाइड होता है, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता, तो 1 आएगा रिमाइंडर, 1 1 मैच हो रहा है, तो आपका स्टार प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहला ये वाला स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद इफ कंडीशन ट्रू हो गए तो एल्स में नहीं आओगे, फिर लूप आपका जे वाला ऊपर ले जाएगा, जे प्लस प्लस होके आपका प्लस प्लस होके 2 हो गया, 2 भी 5 से छोटा है, फिर नीचे आ जाओ, अब 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 से 1 से मैच नहीं होता है, तो आप एल्स में आ जाओगे, और एल्स में आपका हैश प्रिंट हो गया, तो ये वाला साइन प्रिंट हो गया। फिर देखो जे की वैल्यू 2 से प्लस प्लस होके कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 भी आपका 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए, अब 3 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 1
1 1 मैच हो जाएगा तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। मे बी सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, इवन और चल रहा है सिंपल सा। तो अब मैं इसको आगे नहीं चलाऊंगा। बाकी नीचे वाली लाइन आपको याद है कि जे वाला लूप क्या करता है, एक लाइन प्रिंट कर देता है। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, उसके बाद कर्सर यहाँ पे होगा ना, तो कर्सर को नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, लाइन चेंज करेंगे। तो जे वाले लूप से बाहर निकल कर फिर यहाँ पर हमने जब जे वाला लूप फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ आकर फिर आप SOP-LN से लाइन चेंज करोगे। और नेक्स्ट पैटर्न क्या था, हाँ नेक्स्ट पैटर्न है आपका 5 4। मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ, लॉजिक बनाना मैं खाली सिखा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी सब कॉपी में है आपकी जो भी मैंने पढ़ाया है। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2। ये भी देखो बोर्ड वाला क्वेश्चन है और आपको कॉपी में कराया गया है। 4 3 5 4 5। हाँ अब देखो मैंने यहाँ पे पैटर्न का ये स्ट्रक्चर जो मैंने सिखाया था आप लोगों को, ये मैंने बना दिया है। हाँ कशिश आप बताइए बेटा, J इक्वल टू क्या रहना चाहिए? J is equals to 5। यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे दो ही तरीके के सीक्वेंस आते हैं, या तो फिक्स सीक्वेंस आता है और या तो चेंज वैल्यू वाला सीक्वेंस आता है। तो अगर फिक्स सीक्वेंस है तो जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है वही उठा के रख दी जाती है। ये आपको आसानी से मैंने बताया था, तो यहाँ पे 5 रख दिया जाएगा। उसके बाद जो है अब एंडिंग वैल्यू ये होती है, तो एंडिंग वैल्यू यहाँ से देखिए ऐसे करके एंडिंग वैल्यू, ठीक है। अभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे एंडिंग वैल्यू। अच्छा चलो कोई भी बच्चा बताए, कौन बताना चाहेगा? हाँ बता। सर आई होगा। हाँ चलो ये तो कई बच्चों ने बता दिया, यहाँ पे आई होगा। अब कोई एक बच्चा बताए कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलाएं? ग्रेटर देन इक्वल टू आई। Greater than equal to। अरे सर नहीं, 1 से 5 इक्वल टू 1 सर 1 से 5 1 से 1 to 5। 5 तक चलाएं। 5 और साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर? Less than इक्वल टू और प्लस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही। plus। और उसके बाद यहाँ पे साइन क्या रहना चाहिए जे वाले लूप में? Greater than equal to। Greater than equal to। ग्रेटर देन इक्वल टू और J minus माइनस माइनस। यानी कि मतलब अगर एक दो बच्चे नहीं भी बता पा रहे हैं तो मैं ये ना मानूं कि हाँ मैं पढ़ा नहीं पाया। कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा बताया और फटाफट आपने देखो बना दिया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं होता है। बस आपको स्टार्टिंग वैल्यू देखनी होती, जे की वैल्यू फिल करनी होती। स्टार्टिंग वैल्यू अगर फिक्स है तो वही रख दो, और उसके बाद चेंज वैल्यू है तो देखो आई से मिल रही है, अगर आई से ना मिले तो क्या करो, कोई नया वेरिएबल यहाँ ले लो और उसका सीक्वेंस यहाँ पे प्रोवाइड करा दो, और उसको फिर जितना अपडेट करना है वो यहाँ SOP-LN के जस्ट नीचे। फंडामेंटल आपकी कॉपी में है, याद रखिएगा। कोई भी टॉपिक हो, आप फंडामेंटल अगर ढूंढ रहे हो कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कॉपी में ही मिलेगा, क्लास कॉपी जो आपको लिखवाई गई है वो। चलिए हो गया आपका ये प्रोग्राम, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एंड स्टोर ऑल रोल नंबर्स, नेम्स एंड 3 सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी स्टूडेंट्स की संख्या पता नहीं है, ये एक क्लास में 20 भी बच्चे हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो उनके क्या क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, नाम चाहिए और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो आपका एक से अधिक बच्चों के नाम चाहिए या रोल नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? सर एरे का यूज करेंगे। बिल्कुल एरे का यूज करेंगे। एक रोल नंबर का एरे बना लो, एक नेम का एरे बना लो, और एक आपका, और ये नॉर्मल वेरिएबल भी ले सकते हो। अभी देखते हैं आगे क्या कह रहा है। स्टूडेंट इन 5 सिंगल डायमेंशन एरे, साफ साफ लिखा है 5 सिंगल डायमेंशन एरे। पहला रोल नंबर हो गया, दूसरा नेम हो गया, और 3 आपके कितना हो गए, सब्जेक्ट के हो गए, हिंदी इंग्लिश मैथ के। फिर उसके बाद लिखा है डिस्प्ले द रिमार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज, यानी कि ये हर बच्चे का 3 सब्जेक्ट का जो मार्क्स आपने इनपुट किया होगा उसका टोटल करके, और फिर वो टोटल निकाल के फिर एवरेज निकालो, फिर एवरेज को मैच करो। ये स्लैब दिया गया है, ये देखो एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका एवरेज, अगर आपका जो भी 85 से 100 के बीच में है तो एक्सीलेंट प्रिंट हो जाए, नहीं तो 85 से 75 से 84 के बीच में तो डिक्लेरेशन इस तरीके से ये आ जाए। तो ठीक है, हम लोग समझ गए कि एरे से बनेगा और टोटल करके एवरेज निकाल के बस प्रिंट करा देना है। अब जरा देखिए ध्यान से, तो इसमें आपने क्या किया, पहले इंपोर्ट वाली लाइन लिख ली, फिर क्लास का नाम मार्क्स रख दिया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में मैं एक की पॉइंट वो बताना चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक नया की पॉइंट क्या है कि
मैंने एक पॉइंट वहां पे लिखा जाए जो फाइंड मतलब हाउ टू गेट 100 मार्क्स इन कंप्यूटर, उसमें क्या गलतियां हो जाती हैं वो वाली पॉइंट जब डिस्कस किए थे तो एक पॉइंट बताया था, नया पॉइंट है कि आप जब प्रोग्राम लिखेंगे तो इंडेंटेशन का यूज करेंगे। इंडेंटेशन क्या है कि किसके अंदर कौन है तो उसको थोड़ा सा राइट साइड में बढ़ा के लिखेंगे। जैसे कि क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड में है तो ये इस ब्रैकेट जो है, जैसे यहाँ पे तो हमने टैब कैरेक्टर दे दिया, काफी आगे चला गया। आप थोड़ा सा ही आगे कर दीजिए जिससे लगे कि ये इसके अंदर है। और फिर इसके अंदर क्या है, ये सब है। और फिर ये लूप चलाया, लूप के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा देखो आगे बढ़ा दिया, इसी को इंडेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि जैसे ये ब्रैकेट आपका देख रहे हो ये ओपन हुआ है, तो ये क्योंकि हमने सारे स्टेटमेंट आगे लिख के बनाए हैं तो इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट जस्ट उसके नीचे ही आ जाता है, जिससे कि ब्रैकेट की समस्या खत्म हो जाती है कि हाँ कितने खुले कितने बंद हो गए। और प्रोग्राम आपका ये मतलब कंप्यूटर पे करते समय भी फायदा करता है और ऐसे भी। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको रोल नंबर लेना था। आप जैसे यहाँ पे एक और देखो, एक अच्छी चीज है लेकिन कोई जरूरी नहीं आप इस चीज को यूज करें। कहा जाता है कि वेरिएबल के नाम जब भी लें तो निमोनिक्स का यूज करें। निमोनिक्स का मतलब होता है किसी भी बड़ी चीज का शॉर्टकट बनाकर, और शॉर्टकट ऐसा होना चाहिए जो सुनने या देखने से ही लगे कि अच्छा ये शॉर्टकट उसी चीज का है। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, शॉर्टकट क्या है, वीआईपी, तो वीआईपी लिख दो तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बच्चा समझ लेता है या कोई भी समझ लेता है। तो निमोनिक्स का यूज करना चाहिए। तो निमोनिक्स का मतलब यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे आर नंबर लिख लेते या आर नम लिख लेते। आप जो पूरे साल भर पढ़े हो कि ABCD वेरिएबल लेकर ही और IJ वेरिएबल लेकर ही सारे प्रोग्राम बना डालते हो, ये तरीका मतलब अच्छा नहीं माना जाता। ये नहीं कि इसका नंबर कट जाएगा, लेकिन ये कंफ्यूज करता है टीचर को। अगर टीचर कंफ्यूज हो गया तो नंबर जरूर कट भी सकते हैं, वरना ये गलत नहीं है। तो अब यहाँ पे रोल नंबर को RNO लिख सकते थे आप, नेम को नेम पूरा लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। सब्जेक्ट मार्क्स को SUBMAR लिख देते, कुछ ऐसे करके। अब अगर आप पूरा लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ पे पूरे पूरे ये ले लिए गए हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक लगता है, लेकिन ले भी सकते हैं आप। अब देखिए सबसे पहले क्या किया गया, हमें कहा गया है कि एरे लेना है जिसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता नहीं है। तो आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमें इनपुट करना पड़ेगा। हमने स्कैनर लाइन लगाई और एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट और INTN इक्वल टू यहाँ पे SC ना लेकर स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया गया, तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT कर दिया गया। तो यहाँ पे हो सकता है मैंने हम लोगों ने 20 स्टोर कर लिया हो। अब देखो ये रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट मार्क्स 1, सब्जेक्ट मार्क्स 2, सब्जेक्ट मार्क्स 3, ये 5 एरे बनाए और सबके साइज वाले उसमें क्या रख दिया है, n रख दिया। तो इसका मतलब सबका साइज क्या हो गया, 20 हो गया। अब लूप भी हम n से ही चलाएंगे क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कितने बच्चे हो सकते हैं, तो n को पता है। तो ये लूप 0 से चलाया और लेस देन n। अब जरा इसमें इनपुट का तरीका देख लीजिए आप जरा, ये थोड़ा फॉर्मेटेड फॉर्म में कर दिया गया, जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें। जैसे यहाँ पे देखो ये टेक्निक जो यूज की गई, ये वाली टेक्निक, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो I 0 है, 20 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट ये प्रिंट SOP में लिखा है ना, इसका मतलब ये प्रिंट हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे लिख के आ जाएगा I+1, तो I में क्या है, 0 है, और 0+1 आके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा गोल वाले ब्रैकेट में, इसका मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या लिख के आएगा, स्टूडेंट 1, ऐसे स्टूडेंट 1 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो डेटा हम इनपुट करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं, पहले बच्चे का इनपुट करने जा रहे हैं। 1 का मतलब है फर्स्ट स्टूडेंट का। अब यहाँ पे देखो क्या है, एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर किसमें स्टोर हो रहा है, रोल नंबर ऑफ I इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT। फिर एंटर नेम, तो आपका एंटर नेम, ये वाली लाइन ही गायब हो गई, हमें लग रहा है कहां चली गई। एंटर नेम वाली लाइन ये नीचे आ गई है, ये बीच में क्या है, अच्छा, टू कंज्यूमिंग द न्यू लाइन प्रोड्यूस ऑन हिटिंग, ओके, एंटर आफ्टर इंटरिंग रोल नंबर। अच्छा, एक बच्चों आपको बता दें कि जैसे आपको बताया गया था बीच में साल में कि स्कैनर क्लास से अगर स्ट्रिंग और नंबर दोनों एरे में इनपुट कराते हो
या एरे ना हो, ऐसे जनरल डेटा टाइप हो, स्ट्रिंग भी हो और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो। तो न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट कराने में दिक्कत आती है, सॉरी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट कराने में दिक्कत आती है। जैसे कि सॉर्टिंग या सर्चिंग में हम लोग करते हैं कि 5 नाम स्टोर कराओ, 5 उनके रोल नंबर स्टोर कराओ, तो स्टोर ही नहीं हो पाते हैं। तो उस वजह से ये चीज की गई है। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा है स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ये खाली इस न्यू लाइन को कंज्यूम करने के लिए किया गया है, जो भी उसमें प्रॉब्लम रहती होगी स्कैनर से इनपुट करने में उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज लिखी गई। तो अब इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्कैनर से भी इनपुट हो जा रहा है, वरना बफर रीडर से ही इनपुट हो पाता है। तो ये उसके लिए दे दिया गया। ये इतना पोर्शन आप याद कर लीजिएगा अगर स्कैनर से इनपुट कर रहे हैं तो। और कमेंट लाइन में आप ये जरूर लिख दीजिएगा, टू कंज्यूम द न्यू लाइन प्रोड्यूस्ड ऑन हिटिंग एंटर आफ्टर एंटरिंग रोल नंबर के बाद में, ठीक है। एक लाइन मतलब आपको एक लाइन छोड़ देनी है, कहने का मतलब है इसका कि आपको एंटर की प्रेस करना है और एक लाइन एंटर की प्रेस करोगे तो क्या होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। लाइन छोड़ के आगे बढ़ जाना है, उसके बाद आप नाम को इनपुट कीजिएगा, ये कह रहा है। तो नाम इनपुट हो गया, तो 0 वाले बॉक्स पे आपका रोल नंबर पे नाम के वेरिएबल में रोल नंबर स्टोर हो गया, 0 वाले बॉक्स पे नेम में आपका नेम स्टोर हो गया। ये दोनों अलग अलग मेमोरी है ना। और सब्जेक्ट 1 मार्क्स, इसमें पहले सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हो गए, इसमें दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हो गए, और ऐसे तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। एक बार देख लेते हैं नीचे, वही हुआ है, हाँ हो जाएंगे। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया। इसका मतलब इस पूरे लूप में सिर्फ 5 चीजें, जो रोल नंबर, नेम और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, ये सिर्फ स्टोर कराए गए हैं। तो आपने देख लिया, स्टोर कराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी वेरिएबल का नाम लिए है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर i इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट int एस डॉट नेक्स्ट लाइन, इस तरीके से चीजें लिखकर आप स्टोर करा लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ये लूप दोबारा लिखा गया, सेम लूप। हमने बताया था एरे में कुछ चेंज नहीं होता है, जो वैल्यू स्टोर कराने के लिए लूप यूज करते हो वही वैल्यू कैलकुलेट कराने के लिए भी लूप यूज होता है। तो यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटिंग भी इसी में साथ में ही कराई जा रही, कैलकुलेशन के साथ में प्रिंटिंग भी कराई जा रही। तो देखो रोल नंबर इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ आई, तो यानी रोल नंबर के सामने रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कैसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका इस तरीके से आएगा, रोल नंबर और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। और मान लीजिए रोल नंबर में आपने 1 2 3 स्टोर कर रखा है सपोज दैट, तो ये रोल नंबर प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, फिर आपका है नेम। अब यहाँ पे एक गलती, हाँ यहाँ पे एक कॉमा लगा रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ये कॉमा लग जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा नेम इज इक्वल टू नेम ऑफ आई। तो नेम में मान लीजिए आपने यहाँ पर, ये नेम तो मैसेज ही है, नेम इज इक्वल टू, और नेम में मान लीजिए आपने राम दे रखा है, तो राम प्रिंट हो जाएगा, 0 वाले बॉक्स पे है सपोज दैट। और उसके बाद आपका नेम भी प्रिंट हो गया। हाँ, फिर ये 2 ही चीजें इन्होंने प्रिंट कराई, रोल नंबर और नेम प्रिंट करा दी। उसके बाद एवरेज मार्क्स निकालने का देखो तरीका क्या है, एक नया वेरिएबल ले लिया एवरेज मार्क्स। ये ऊपर ग्लोबल ले लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो ज्यादा अच्छा था। लोकल भी ले सकते हैं क्योंकि इसके बाहर हमें यूज नहीं करना है, इसलिए इस लूप के बाहर नहीं यूज करना है, इसी के अंदर कैलकुलेशन करनी है, इसलिए लोकल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1 ऑफ आई प्लस सब्जेक्ट 2 ऑफ आई प्लस सब्जेक्ट 3 ऑफ आई डिवाइडेड बाई 3। सारे बच्चों को दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये क्या निकल आया, एवरेज मार्क्स निकल आया। उसके बाद चेक कर लिया इफ एल्स इफ लगा के, इफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एंड एवरेज मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, अगर ये है तो क्या प्रिंट हो जाए, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब ये रोल नंबर और नेम प्रिंट होगा तो इतना प्रिंट करने के बाद ये, क्योंकि एलन लगा है ना, तो एलन क्या करता है, पहले ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद लाइन चेंज करके नीचे कर्सर कर देगा। अब क्या होगा, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्सीलेंट। तो कर्सर कहाँ है, नीचे है, तो यानी एक्सीलेंट यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसा भी आपने अपर केस लोअर केस में दे रखा है, मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, वैसे यहाँ अपर केस में है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा रोल नंबर ये है, नाम ये है, और यहाँ पर एक्सीलेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इफ ट्रू हो गई तो एल्सिफ में तो आओगे नहीं, लूप ऊपर चला जाएगा, i प्लस प्लस हो गया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पर 1 का मतलब अब दूसरा रोल नंबर जो भी आपने 275 दे दिया, और उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरा नाम, ठीक है। और उसके बाद ये इस वाली लाइन से हो रहा है, फिर नीचे आए, अब उसी 1 वाले इंडेक्स नंबर पे मार्क्स 1 में क्या स्टोर है, मार्क्स 2 में क्या स्टोर है, मार्क्स 3 में क्या स्टोर है, सब अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आप ऊपर वाले लूप में इनपुट कर चुके हो, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो ये आपका एवरेज मार्क्स निकल आया दूसरे बच्चे का। और फिर जो भी आपका एवरेज मार्क्स होगा, मान लीजिए दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, 75 से 84 के बीच में है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन प्रिंट हो जाएगा आपका, डिस्टिंक्शन, ठीक है। अब हम इसको ज्यादा नहीं चलाएंगे, ऐसे ही अगर 20 बच्चों का है तो 20 बार ये लूप चलेगा, और जिसका जो होगा आपका उसका रोल नंबर, नाम और एक्सीलेंट, रोल नंबर, नाम और जो भी डेजिग्नेशन उसकी है वो प्रिंट होती चली जाएगी आपकी। किसी को कुछ इसमें स्पेशली पूछना है क्या? मैं चाहूंगा कि कोई बच्चा अगर पूछना चाहे तो एक बार मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप तुरंत पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब बस नीचे कर्ली ब्रैकेट क्लोज किए गए हैं। ओके, उसके बाद जो है आप देखिए यहाँ पे ये रन कैसे होगा ये भी दिखा दिया गया। यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, इन्होंने n में वैल्यू कितनी इनपुट कराई, 2 इनपुट कराई। इसका मतलब 2 बच्चों का ही नेम, रोल नंबर और 3 सब्जेक्ट मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख के क्या आया, स्टूडेंट 1, और फिर एंटर रोल नंबर आपने 1 दे दिया, फिर एंटर नेम आपने किट्टू दे दिया, फिर एंटर फर्स्ट सब्जेक्ट मार्क्स, एंटर सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स और एंटर थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स। 90, 100 और 95 दे दिया। और ऐसे ही दूसरे बच्चे का भी ये सब इनपुट कर लिया। फिर जब प्रिंटिंग हुई तो प्रिंटिंग में देखो, रोल नंबर इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू किट्टू, और यहाँ एक्सीलेंट प्रिंट हो गया। रोल नंबर इज इक्वल टू 2, नेम इज इक्वल टू बिट्टू, और यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट हो गया। इस तरीके से 2 बच्चों का निकल आएगा। अब इसके बाद जो है ये आपका क्वेश्चन फंक्शन ओवरलोडिंग वाला है। जॉयस्टिक नाम का फंक्शन है जिसमें स्ट्रिंग s, ch1, ch2 ये लिया गया है। और यहाँ पर करना क्या है, स्ट्रिंग s में एग्जांपल सीधे समझ लीजिए। ये जो स्ट्रिंग s है इसमें मान लीजिए आपने कोई वर्ड भेजा, ये अपना टेक्नोलॉजी भेजा, ठीक है। और ch1 में आपने a दे दिया और ch2 में आपने o दे दिया, और ये चाह रहे हैं कि ch1 को ch2 से रिप्लेस कर दिया जाए। तो ch1 में क्या है, a है, तो यानी टेक्नोलॉजी में जहां जहां a है वहां पे ch2 हो जाए, यानी o हो जाए, तो टेक्नोलॉजी हो जाए। तो ये आपका आउटपुट ये वाला आ जाएगा, टेक्नोलॉजी की जगह पर टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो a आपके जो है o से रिप्लेस हो जाएंगे। पहले फंक्शन में ये करना है। और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, आपको मालूम है, बस आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे ये चीज कैसे करोगे। वैसे रिप्लेस फंक्शन से हो जाएगा ये। उसके बाद दूसरा क्या है, एक स्ट्रिंग s इनपुट किया है। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ इनपुट में लिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे कह क्या रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स 5 और लास्ट इंडेक्स 36। इसका क्या मतलब है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रिंट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्पेस एंड द लास्ट स्पेस ऑफ गिवन स्ट्रिंग s। प्रिंट द पोजीशन अच्छा, ये पहले स्पेस और आखिरी स्पेस की पोजीशन पूछी, पहले स्पेस और आखिरी पोजीशन की पोजीशन पूछी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मालूम है कि आपको यहाँ पे स्पेस मैच कराना है, तो यहाँ पे प्रीडिफाइंड फंक्शन इंडेक्स ऑफ, तो लेफ्ट टू राइट की ओर स्पेस ढूंढ लीजिए, और लास्ट इंडेक्स ऑफ में राइट टू लेफ्ट की ओर स्पेस ढूंढ लीजिए, तो ये भी आराम से हो जाएगा, कोई पता मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखो, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 पे पहला स्पेस है और ऐसे 36 पे यहाँ पर दूसरा स्पेस है। अब बच्चों आपसे गलती क्या हो सकती है, आप जैसे यहाँ पे इन्होंने इनपुट आउटपुट दिया है, यहाँ पे 5 और 36 दिया है, तो आपको करके देखना चाहिए कि 5 का मतलब वाकई में ये 5 समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। 0 1 2 3 4 5, हाँ ये 5 है।
और ऐसे यहाँ पे 36 है, तब आपका इसका लॉजिक बनाना चाहिए। उसके बाद इसका नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, दो स्ट्रिंग ली है और यहाँ पे क्या कहा है इसके कंबाइंड 2 स्ट्रिंग विद अ स्पेस बिटवीन देम। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉनकैट फंक्शन दिया गया है और आप चाहो तो प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये दो स्ट्रिंग दी गई है, कॉमनवेल्थ पहली स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग S2 में दी गई है गेम्स। तो ये कंबाइन जब हो जाए तो कॉमनवेल्थ गेम, बीच में स्पेस आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ देखो यहाँ पे लिखा यूज लाइब्रेरी फंक्शन, यानी यहाँ पे रिकमेंडेड कर दिया गया कि लाइब्रेरी फंक्शन ही यूज करना है। तो ठीक है, बहुत आसान है, आप देख लीजिए फटाफट। हाँ देखिए पहला वाला जो है, पहले वाले में क्या करना था, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, देखो ये इंपोर्ट वाली लाइन आप लगाओ ना लगाओ क्योंकि इनपुट तो कुछ करना नहीं है, आपकी मर्जी है। फिर क्लास का नाम जो भी आपने रखना चाहा, स्ट्रिंग ऑपरेशन लिख दिया और फिर पब्लिक आपका ऑप्शनल होता है, चाहे लगा दें चाहे ना लगाएं, लेकिन फंक्शन में हमने कहा लगा दिया करो, जरूरी है, अच्छी बात रहती है। तो पब्लिक वॉइड जॉयस्टिक, सारे ये पैरामीटर कहाँ से आ गए, क्वेश्चन में से ही तो उतारने हैं, आपको कुछ अपने तरफ से करना थोड़ी ना है। फिर अंदर आए, कर्ली ब्रैकेट खोला, फंक्शन है तो कर्ली ब्रैकेट खुलेगा ही खुलेगा। अब आपको रिप्लेस फंक्शन का खाली सिंटेक्स याद होना चाहिए। तो आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर ली, नई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आउटपुट नाम की डिक्लेयर कर ली। हम लोग ज्यादातर पी क्यू ले लेते हैं, स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग पी, कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ स्ट्रिंग एस नाम यूज किया जा चुका है, तो एस डॉट रिप्लेस ch1 को ढूंढे और ch2 से रिप्लेस कर दे। तो ch1 में क्या है, ch1 में आपका a है, ch1 में a है और ch2 में क्या है, o है। और ch1 को किस में ढूंढे, s में। s में क्या है, वो पूरा वर्ड है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में a को ढूंढे और o बना दे। और जब बना दे तो कहां स्टोर कर दे, आउटपुट नाम की वेरिएबल में स्टोर कर दे, स्ट्रिंग टाइप के। हो गया स्टोर, उसके बाद आउटपुट को प्रिंट करा दिया, रिजल्ट आ जाएगा आपका। बस इसमें इतना ही था, आगे देखते हैं। हाँ दूसरा है वर्ड जॉयस्टिक, खाली एस है, इसमें स्पेस ढूंढना था। तो हमने बताया था आपको, वेरिएबल के नाम यहाँ पे इस पेपर में बहुत बड़े बड़े ले लिए गए हैं, आपको इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, आप छोटे छोटे वेरिएबल एबीसीडी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा मीनिंगफुल हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखो एस डॉट, एस में आपका वो पूरा सेंटेंस है, एस डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस, तो इंडेक्स ऑफ स्पेस क्या कर देगा, लेफ्ट टू राइट की ओर चलेगा, जो भी पहला स्पेस मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करके यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस ये इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद दूसरा लिया है आपने एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, ये आपका राइट टू लेफ्ट की ओर ढूंढता है, यानी कि आपका इधर से इधर की ओर ढूंढता है। तो इधर से उधर की ओर जो भी लास्ट वाला स्पेस होगा वही पहला स्पेस माना जाएगा इसके लिए, और उसका इंडेक्स नंबर ढूंढकर वो इसमें स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद दोनों को प्रिंट करा दिया गया, तो ये भी आपका हो गया आराम से। उसका तीसरे फंक्शन में क्या किया गया, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, बीच में स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे देखो दो बार कॉनकैट यूज कर दिया गया। सबसे पहले आपका s1 डॉट कॉनकैट और उसके साथ क्या जोड़ा जा रहा है, स्पेस जोड़ा जा रहा है। तो कॉमनवेल्थ इसमें था, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ में क्या ऐड हो जाए, स्पेस, तो स्पेस हमेशा लास्ट में ऐड होगा, तो कॉमनवेल्थ में स्पेस ऐड हो गया। और दूसरे स्ट्रिंग में क्या था, S2 में गेम्स, तो यहाँ पे कॉमनवेल्थ में स्पेस ऐड हुआ, फिर स्पेस के बाद क्या ऐड हो जाए, गेम्स ऐड हो जाए। तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। प्रीडिफाइंड स्पेस, अगर आप इसको अलग अलग वेरिएबल में चाहते तो अलग अलग वेरिएबल में आप इस तरीके से कर सकते थे। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ अपने वेरिएबल लेकर। आपने यहाँ स्ट्रिंग लिया, मतलब थोड़ा सा इस कॉम्प्लिकेशन को कम करना चाहें तो ये S1 S2 ले लिया गया, मान लीजिए P ले लिया, P इज इक्वल टू S1 डॉट कॉनकैट और यहाँ पर स्पेस जोड़ देते, तो ये आपका कॉमनवेल्थ में एक स्पेस जुड़ जाता और P में आ जाता, P में कॉमनवेल्थ में स्पेस आ जाता। उसके बाद एक और स्ट्रिंग लेते, स्ट्रिंग सपोज दैट Q ले लिया, Q इज इक्वल टू, अब देखो P में स्पेस जुड़ा है ना कॉमनवेल्थ के साथ में, तो P को ले लेंगे यहाँ पे, P डॉट कॉनकैट और यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, दूसरा वाला वर्ड किसमें है, S2 में है, तो S2 ले लिया ये। तो कॉमनवेल्थ P में था स्पेस के साथ में, उसके बाद S2 और जुड़ गया, तो कॉमनवेल्थ गेम हो गया। और उसके बाद SOPLN
आप जो है यहाँ पर क्यू को प्रिंट करा दीजिए, क्योंकि क्यू में रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहीं पे बच्चों कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि वर्डमैन बनाएं। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है क्लास में कि वर्डमैन आप बना सकते हो, और आप वैल्यू भी फिक्स वैल्यू भेज दीजिए या इनपुट करके वैल्यू भेज दीजिए। तो इसमें सारी चीजें जो ऊपर वाले फंक्शंस को चाहिए वो सब इनपुट करा के आपकी भेजी गई हैं, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है आपको, आप ऐसे ही यूज कीजिएगा। बस यहीं पे कर्ली ब्रैकेट क्लास का बंद कर दीजिएगा, हो गया। क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में जब तक लिखा ना हो तब तक आपको वर्डमैन फंक्शन बनाना जरूरी नहीं है। उसके बाद लास्ट है आपका, लास्ट नहीं है यार, ये सेकंड लास्ट है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 20 नेम्स इन एरे, अरेंज दीज नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक। तो अब इसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम बबल सॉर्ट बहुत बार बता चुके हैं। बस हम यहाँ पे बताते चल रहे हैं किसका क्या मतलब है, इसको चला के नहीं दिखाएंगे। इसको आपको मैंने आपको पूरे साल यही रटाने की कोशिश की है जब से एरे पढ़ाया है, कि आपको एरे का सर्चिंग सॉर्टिंग याद करना ही पड़ेगा। तो आप नहीं याद करते हो, ये आपकी मिस्टेक है और आप इसके लिए परेशान भी होगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक स्ट्रिंग टाइप का एरे ले लिया गया जिसमें 20 नाम स्टोर हो सकते हैं, साइज दे दिया गया। उसके बाद एक लूप चलाया गया और नेम ऑफ आई में 0 से लेस देन 20 का लूप चलाया गया और 20 नाम स्टोर कर लिए गए। ये नाम को स्टोर करने वाला हो गया, ये तो आप समझ ही गए होंगे सारे बच्चे। उसके बाद फिर यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉर्टिंग करनी है। अच्छा यहाँ पे देखो, हमने बताया है बच्चों उसमें अपने जो हाउ टू गेट 100% मार्क्स, उसमें हमने बताया कमेंट लाइन डाल दीजिएगा। तो कमेंट लाइन 2 ही 3 भी पढ़ी हैं तब भी वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी ना कि हाँ कमेंट लाइन डाली है बच्चे ने। तो देखो ये लूप हमारा बबल सॉर्ट वाला लगा रहे हैं, तो इसमें कमेंट लाइन क्या लिख दी गई, सॉर्ट नेम यूजिंग बबल सॉर्ट, यानी कि इसके नीचे जो भी लिखा है वो बबल सॉर्ट का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके की ये आपकी कमेंट लाइन डाल देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे ये समझ लो आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे में सिर्फ एक ही बच्चा क्यों कैप्टन बनाया जाता है या मॉनिटर बनाया जाता है, क्यों कैप्टन बनाया जाता है, मॉनिटर बनाया जाता है, ये एक खासियत उस बच्चे के पास होती है, कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बाकी पढ़ने का काम वो भी कर रहा है, पढ़ने का काम आप भी कर रहे हो। तो ऐसे ही मैं आपको वो सारी चीजें बता चुका हूं या बता रहा हूं जो आपको कैप्टन बनाएंगी, आपका 100 में 100 मार्क्स दिलाएंगी। तो चीजों को ध्यान रखिएगा। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब एक्सप्लेन मैं कर रहा होता हूं तो जो चीजें मैं बताता हूं नोट करने वाली, उनको कॉपी में आपको नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट तो आपके सामने लाइव चल रहे हैं जो मैंने वहां पे सिर्फ ऐसे बता दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते तो इसकी लेंथ पहले ही निकाल लेते, नेम डॉट लेंथ किसी वेरिएबल में n में निकाल लेते और उसके बाद n को यहाँ रख देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ऐसा नहीं किया, इन्होंने नेम डॉट लेंथ ही ले लिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये एरे है तो एरे में गोल वाला ब्रैकेट लेंथ में नहीं लगता, ये आपको सारे बच्चों को याद होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर आपका ये देख लीजिए i इज इक्वल टू 0, 0 मान लीजिए, यहाँ पे हम n ही मान लेते हैं। हमने ये सपोज दैट यहाँ पे n इज int n इज इक्वल टू नेम्स डॉट लेंथ, ठीक। लेंथ फंक्शन गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हमने n रख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी n रख दिया, n कहने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। 0 इज लेस देन n, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब यहाँ पे j वाला लूप आपका 1 से चला दिया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पे ये 0 से ही चलाया जा सकता था, 0 इज लेस देन, और यहाँ पे n -1 माइनस आई होता है, -1 और -i ये होता है। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 10 है, सपोज दैट, तो 10 है तो यहाँ पे 9 माइनस आई लिख दीजिए या 10 -1 माइनस आई लिख दीजिए, ये होता है, ठीक है। तो आप मैंने जैसा पढ़ाया वही एक बार रट लीजिए, आप ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे इन्होंने उल्टा लिख दिया है, इन्होंने j माइनस आई लिख दिया है। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था उसका तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए नेम्स ऑफ j लिखना है आपको, डॉट कंपेयर टू और फिर आगे ब्रैकेट स्टार्ट किया, नेम्स ऑफ j+1 बताया हमने, ठीक है। और उसके बाद जो है ये ब्रैकेट बंद किया।
अब देखो इसमें क्या कहा गया था, असेंडिंग कहा गया था या डिसेंडिंग, ये एक बार जरा देख लें, भूल गए हम भाई। सर डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कहा गया था, ठीक है। तो डिसेंडिंग में और असेंडिंग में उल्टा होता है। डिसेंडिंग में आपको जो है, डिसेंडिंग का मतलब ग्रेटर देन नजर आ रहा है तो आप लेस देन लगा दो, और असेंडिंग में लेस देन नजर आ रहा है तो आपको ग्रेटर देन लगा देना चाहिए। तो डिसेंडिंग कहा गया, इसका मतलब लेस देन जीरो करना है आपको यहाँ पर, और ये हमेशा जीरो ही रहेगा। अगर बराबर मैच करना होता तो इक्वल टू जीरो, अगर छोटे से बड़े की ओर करना होता तो आपका ग्रेटर देन जीरो, और बड़े से छोटे की ओर करना है तो लेस देन जीरो, बस ये कंडीशन लगनी है। और उसके बाद यहाँ पे भी इन्होंने जो है थोड़ा सा ये अलग टाइप का लिख दिया है, ऐसा हम नहीं पढ़ाते हैं आपको। हम यहाँ आपको क्या पढ़ाते हैं, यहाँ पे हम चीज का सेम मतलब है, ये वाली लाइन ऊपर कर देते और ये वाली लाइन नीचे कर देते, तब आपका हो जाता। जैसे हम कहें कि दो बॉक्स हैं, ये ऐसे समझ लो, ये ऐसे बॉक्स हैं, 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, यहाँ 5 स्टोर है, यहाँ पे 2 स्टोर है। अब हम यहाँ 2 को इसमें लाना चाहते हैं, 5 को इसमें लाना चाहते हैं, तो हमने मान लीजिए ये पढ़ाया कि पहले 5 को इसमें लाने के लिए पहले 5 को किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लो, तो ये जगह खाली हो गई। अब ये जगह मान लीजिए ए नाम की है, तो ए ऑफ 0 पे आप ए ऑफ 1 वाली वैल्यू स्टोर कर दो, यानी कि ये 1 पे क्या है, 2 है, तो 2 इस पे 0 पे आ जाए, तो ये 2 बन गया। अब उसके बाद 5 तो आपने टी में ले ही रखा है, तो यहाँ पे आप a ऑफ 1 पे 0 टी वाली 0 वाली चीज किसमें है, टी में है, तो टी लिख दो। तो ये तरीका हमने आपको बताया, आप यही वाला तरीका यूज कीजिएगा यहाँ पर, ये बकवास इस तरीके से ना लिखिएगा। ये एक्चुअली पेपर जो है हमने नहीं लिखा है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इधर उधर से कॉपी पेस्ट की करना पड़ता है, लेकिन हमें मालूम है कुछ गलती होगी तो मैं सुधार दूंगा। तो यहाँ पे आप ये टी नाम का वेरिएबल टेम्प ले लिया गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, टी इज इक्वल टू, मैं लिखाई दे रहा हूँ, टी अगर ऐसा लिखा है आपने तो टी इज, ये इफ कंडीशन ये वाली होनी चाहिए, तो टी इज इक्वल टू ए ऑफ, ए क्या नेम है, नेम ऑफ जे, और उसके बाद नेम्स है, नेम्स ऑफ जे इज इक्वल टू आपका नेम्स ऑफ जे प्लस 1, ठीक है ना। और उसके बाद नेम्स ऑफ जे प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये टेम्प वाला टी, बस इतना लिख देना है आपको। अगर मल्टीपल डेटा के साथ में हो, जैसे नाम भी है और उसका फोन नंबर भी है, तो आपको कहा गया नाम के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, फोन नंबर भी ऊपर नीचे चला जाए। तो जस्ट इसी के ये 3 लाइनें लिखने के बाद मैचिंग तो नाम का ही होगा, यहाँ पे मैचिंग तो नाम का ही होगा, लेकिन उसका कर्ली ब्रैकेट खुलेगा इफ का, और उसी के अंदर आप ये नाम को स्वैप करोगे, उसके यही इंडेक्स नंबर को लेकर यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी स्वैप कर देना, टेम्प इज इक्वल टू MOB, मोबाइल नंबर वाला, इस तरीके से मोबाइल नंबर ऑफ जे, यही तीनों लाइनें लिखनी है आपको, और फिर लास्ट में ये क्लोज कर देना है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिंटिंग करनी है। तो यहाँ पे नीचे उतर कर आप देखो यहाँ पे प्रिंटिंग कर दी गई, ये आपका 0 से ऊपर, हाँ देखो ऊपर एक लाइन लिख दी गई, सॉर्टेड नेम्स, मैसेज डाल दिया गया, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मैसेज आए उसके नीचे सॉर्टेड नेम आए। और फिर यहाँ पे आपका नेम डॉट लेंथ ले लिया गया, अगर हमने n ले रखा होगा तो यहाँ n यूज कर सकते हैं, नेम्स ऑफ आई प्रिंट करा दिए गए। अब देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका स्विच केस का प्रोग्राम आपका आता ही आता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे पहले उसमें स्विच केस में केस 1 के अंदर क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए आपने 15 इनपुट किया है, तो 15 के ये शायद आपका क्या है, फैक्टर्स है, 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे, और खुद को छोड़कर यहाँ पे लिखा है 1 इंक्लूडिंग 1 एंड एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी खुद को नहीं लेना है फैक्टर में, लेकिन 1 को लेना है। तो 15 के फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, और 15 होता है, तो 15 को लेना नहीं है। तो ये वाला प्रोग्राम इसमें करना है। और दूसरा क्या है, 5 इनपुट किया तो उसकी फैक्टोरियल वैल्यू प्रिंट हो जाए, है ना, बस सिंपल। तो ये दोनों प्रोग्राम बहुत सिंपल हैं। आप देखिए यहाँ पे आपका स्कैनर वाला हो गया। यहाँ पे हाँ बच्चों, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, import java dot util dot star लिखिए, या अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हो तो import java dot util dot scanner भी लिख सकते हैं, और सेमीकोलन लगा दिए, फिर स्टार लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर यहाँ पे क्योंकि मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो क्लास का नाम मेनू रख दिया, थोड़ा मीनिंगफुल रखा जाता है, अच्छी बात होती है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args
नीचे आए, स्कैनर लाइन लिख लिया, और यहाँ पे दोनों चीजें इनपुट में अलग अलग हैं, इसलिए स्विच केस के अंदर इनपुट करा रहे हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ इनपुट नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे सीधे मेनू दे दिया गया कि एंटर 1 फॉर फैक्टर्स, एंटर 2 फॉर फैक्टोरियल वैल्यू, और फिर एसओपीएलएन में एंटर चॉइस, और चॉइस नाम के वेरिएबल में या ch नाम के वेरिएबल में स्कैनर डॉट नेक्स्ट INT आपने स्टोर कर लिया। फिर यहाँ पे स्विच चॉइस, तो स्विच ch हम लोग लिखते हैं, स्विच चॉइस लिख दिया क्योंकि चॉइस नाम का वेरिएबल लिया। नीचे आए, कर्ली ब्रैकेट खोला, केस 1 कोलन साइन। अब यहाँ क्या करना है, एंटर अ नंबर करना है। तो यहाँ नंबर आपने 15 इनपुट कर लिया, स्कैनर डॉट sc डॉट नेक्स्ट INT 15 आपने इनपुट कर लिया। अब उसके बाद फैक्टर्स कहाँ देखे थे आपने, फैक्टर्स आपने जो है उसमें प्राइम नंबर में भी देखे थे और परफेक्ट नंबर में भी फैक्टर देखे थे। तो यानी क्या होता है, पुराना प्रोग्राम याद है तो वही आपका नया प्रोग्राम बनाने में हेल्प करेगा। तो पुराने प्रोग्राम में क्या है, ये देखो परफेक्ट नंबर वाला लूप लगा है, 1 से खुद से काटना नहीं, तो 1 से चलाया और एक लेस देन चला दिया। n में जो भी वैल्यू इनपुट हुई 15, तो एक लेस देन चला दिया, और उसके बाद 15 मॉड i कर दिया, तो i में आपका पहले 1 है, तो 1 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आएगा, 0 0 मैच हो गया, तो पहला आपका 1 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद लूप ऊपर जाएगा, लूप ऊपर जाएगा, i++ होके 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, तो 2 3 4 5 से 2 3 4 से तो डिवाइड होगा नहीं 15, जब i++ होकर 5 हो जाएगा, अच्छा 3 से हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, i++ होगा 3 होगा, तो 3 से फिर से डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर 0 0 मैच कर जाएगा, तो दूसरा आपका फैक्टर 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर प्लस होकर जब 5 होगा, तो 5 से 5 फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर खुद से डिवाइड करना नहीं क्योंकि यहाँ पे लेस देन लगाया है, तो लूप से बाहर आ गए, प्रोग्राम हो गया आपका इतना। और ये ब्रेक लगा दिया, देखो केस के अंदर लूप इनपुट किया, लूप लगाया, प्रिंटिंग की और ब्रेक लगा दिया। फिर केस 2 में फैक्टोरियल वैल्यू निकालनी थी, तो फैक्टोरियल वैल्यू तो सबको ही पता है, फैक्टोरियल वैल्यू यहाँ पर ये केस 2 के अंदर एंटर नंबर n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट INT, और यहाँ पर अब क्या बताएं, फैक्टोरियल वैल्यू में f इज इक्वल टू 1 लेते हैं ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल नाम का ही वेरिएबल ले लिया गया, इज इक्वल टू 1 ले लिया गया है, और फिर 1 से n तक का लूप चला दिया गया। n में वो नंबर है, हम लोग a में लेते थे, तो आपका लूप चला दिया। फिर लाइन क्या होती थी, f इज इक्वल टू f इंटू आई, तो यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, और उसके बाद लूप बंद कर दिया, और यहाँ पे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल प्रिंट करा दिया गया। और फिर सिंटेक्स याद रखो, फिर ब्रेक लगेगा, फिर डिफॉल्ट होगा, और फिर डिफॉल्ट के अंदर रॉन्ग चॉइस या इनवैलिड चॉइस लिखा जाता है, और फिर ब्रेक होगा, फिर स्विच केस बंद होगा, और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन बंद होगा और क्लास बंद होगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। फैक्टोरियल वैल्यू का आप यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, मैं चला देता हूँ, 1 ही मिनट तो लगेगा। अगर यहाँ पे आपका 5 इनपुट किया होगा क्यों, तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाए, फैक्टोरियल में क्या है 1 है, और i में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 आपका 1 आ जाएगा। लूप ऊपर चला गया, i++ होकर 2 हो गया, अब 2 भी 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ गया, तो i की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 तो ये 2 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर i++ होकर 3 हुआ, तो अब i की वैल्यू 3 हो गई, 3 भी 5 से छोटा है, तो 2 इंटू 3 6, फिर i++ होके 4 हो गया, अब ये 4 आ गया, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24, ये 24 आ गया, और ये 4 था। फिर i++ होके कितना हो गया 5 5 के इक्वल है, तो 24 इंटू 5 तो आपका कितना हो जाएगा 120, और फिर i++ होके कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 5 से छोटा बराबर है नहीं है, आप लूप से बाहर आ गए, और यहाँ फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू फैक्टोरियल या f जो भी वेरिएबल लिया था वो आपने प्रिंट करा दिया, बाकी सब बता ही दिया है। अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बस हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें मालूम है आज बच्चे बहुत दुखी होंगे। सॉरी आपका ज़्यादा टाइम हमने लिया, लेकिन बस हम चाहते हैं आपका कैसे भी पेपर अच्छा हो जाए और आपका हमारा और सबका नाम रोशन हो। थैंक यू वेरी मच।